सूक्ष्म जीवाणुओं के बिना इस संसार में कुछ नहीं हो सकता। ना आप दही जमा सकते हैं, ना आप जलेबी बना सकते हैं, ना आप सिरका बना सकते हैं, ना आप दारू बना सकते हैं, ना आपके पेट में जो भोजन करते हो उसका पाचन हो सकता है, ना सॉइल में ह्यूमस बन सकता है। स्थूल जगत में जो हमको दिखता है वो सारा का सारा इस वजह से दिखता है क्योंकि उसके पीछे जो पर्दे के पीछे वो सूक्ष्म जगत है। वैसे भी वेदों में कहा गया कि सूक्ष्म जगत की जो माया है वो स्थूल जगत की माया से 100 टाइम स्ट्रांग है। इत्तेफाक से ये सूक्ष्म जगत का मतलब होता है सूक्ष्म जीवाणुओं की माया। तो सूक्ष्म जीवाणु जो है ना वो हर जगह पाए जाते हैं, ज़मीन में, पानी में, हवा में और हर एनिमल में। हमारे शरीर के अंदर भी सूक्ष्म जीवाणु है, शरीर के बाहर स्किन में भी सूक्ष्म जीवाणु है। ये सूक्ष्म जीवाणु अगर ना हो ना तो इस संसार में कुछ है ही नहीं। खास करके एग्रीकल्चर की जब बात आती है तो इस मिट्टी की जो जिंदा दिली है वो सूक्ष्म जीवाणुओं की बदौलत है। आप सब जानते हैं कि ज़मीन में एक ह्यूमस नाम का पदार्थ है, या आज मिट्टी की परीक्षण जब होती है और मिट्टी का मृदा स्वास्थ्य कार्ड जब किसी किसान को मिलता है तो उसमें लिखा रहता है जीवांश कार्बन। और देखा जाए तो ये मिट्टी की जांच में जो 12 पैरामीटर है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो वस्तु है वो जीवांश कार्बन ही है। अब जीवांश और कार्बन जरा शाब्दिक अर्थ निकालें, इसका संधि विच्छेद करें तो कार्बन है और जीवांश है। कार्बन तो फसलों का भोजन है नहीं, लेकिन जीवांश जो है फसलों का भोजन जीवांश ही है, यानी मरे हुए जीवों का अंश। जब ह्यूमस शब्द होता है तो ह्यूमस में कार्बनिक पदार्थ होता है और जीवाणु होते हैं और जीवाणुओं की मृत सेल होती है, यानी जिंदा जीव, मरे हुए जीव और कार्बनिक पदार्थ, इनका जो एक कंपोजिशन है उसको हम ह्यूमस कहते हैं। हरित क्रांति में हमारी मजबूरी थी कि भरपेट बढ़ती हुई आबादी को भरपेट भोजन खिलाना है। तो ऑल ऑफ सडन जो मुझसे समझ में आया वो हमने कर लिया। हम खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गए। 60 के दशक में शुरू हुई हरित क्रांति का परिणाम ये हुआ 1990 में मैं आत्मनिर्भर हो गया। मित्र, ये ज़मीन को मैं माँ कहता हूँ, सारा विश्व धरती को माँ कहता है और है ही माँ, सबको यही पालती है। मानव जीवन का आधार रोटी है, भूख है, मजहब इस दुनिया का और हकीकत कोई नहीं। रोटी तो खानी पड़ेगी अगर जिंदा रहना है, और अगर रोटी खानी पड़ेगी तो फिर खेती करनी पड़ेगी, और जब खेती करनी पड़ेगी तो खेती खेत में होगी। खेत, जब शब्द आता है खेत, तो खेत होना कैसा चाहिए? खेत कई प्रकार के हो सकते हैं, बहुत फर्टाइल खेत, कुछ कम फर्टाइल खेत, बिल्कुल बंजर खेत। परमात्मा ने प्रकृति का ऐसा कोई नियम नहीं है कि कहीं उसने बंजर धरती बनाई हो ना। सारी धरती किसी ज़माने में हरी भरी थी, लेकिन हमने अपनी इच्छाओं के अनुरूप चूंकि इसका इस्तेमाल किया तो उसके कारण यहाँ तक हम पहुँचे। अब बताता हूँ आपको लेटेस्ट घटना। आजकल एक विषय चल रहा है जीवामृत का। हम भी जीवामृत की कहानी बताते हैं और मेरे जीवामृत में देखिए लिखा है सूक्ष्म जीवाणुओं की माया, जंगल की मिट्टी, आटा और चीनी या गुड़। मैंने बोला कि ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ सूक्ष्म जीव ना हो, लेकिन हर स्थान पर पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों की क्रिया पद्धतियाँ, उनके वर्क अलग अलग होते हैं। जैसे आदमी के शरीर में, भैंस के शरीर में, गाय के शरीर में, बकरी के शरीर में हाथी, घोड़ा, गधा,
हर जानवर के शरीर में, स्टोमक में, पाचन संस्थान में कुछ माइक्रोब्स होते हैं जो पाचन की क्रिया को हेल्प करते हैं। बिना सूक्ष्म जीवाणुओं के पाचन की क्रिया नहीं संभव है। रस रसायन वही बनाएंगे, फर्मेंटेशन वही करेंगे, रस रसायन तभी बनेंगे। लेकिन गाय के शरीर के अंदर जो माइक्रोब्स हैं उनका फंक्शन वहीं तक है। जैसे ही गाय ने गोबर किया और गाय के गोबर के साथ कुछ माइक्रोब्स बाहर आ गए, फिर अब इनका यहाँ कोई फंक्शन नहीं है। मैं व्यवहारिक रूप से कहता हूँ, आज की तारीख में बहुत सारे लोग देश के गाय के गोबर और गौमूत्र को इतना ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं। नो डाउट गाय का गोबर और गाय का मूत्र बहुत अच्छा है, लेकिन एक सीमा होती है। मतलब उसका गोबर, उसका गौमूत्र कहाँ तक अच्छा, क्यों अच्छा है। नंबर एक विषय तो ये है कि गाय, आप पौराणिक कथाओं में चलें, गाय किसको कहा गया है? तो नंदिनी नाम की गाय राजा दिलीप से क्या कहती है? हे राजन, मुझे दूध देने वाली गाय मत समझना, मैं प्रसन्न होने पर मनुष्य की सभी मनोकामनाओं को पूरा करने की सामर्थ्य रखती हूँ। यानी जब गाय को मैं माँ कहता हूँ तो गाय की प्रसन्नता आवश्यक है। और प्रसन्नता का मतलब है गाय को कैसे घूमना चाहिए, कैसे जंगल में चरना चाहिए, कैसा उसका लालन पालन होना चाहिए, जो गौपालक है वो गाय के साथ कैसा बिहेवियर है, वो कैसा है। इन सब बातों को मिला करके कि गाय कहाँ बांधी जाती है, गाय को कहाँ चराया जाता है, गाय को खाना कैसा दिया जाता है, गाय को पानी कैसा दिया जाता है, और गाय के साथ हमारा स्नेह किस चरम सीमा का है। क्योंकि गाय और भैंस में अंतर बता रहा हूँ। गाय एक ऐसा पशु है, मैं माँ उसको क्यों कहता हूँ, गाय के अंदर कॉस्मिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की अद्भुत सामर्थ्य है। अगर गाय प्रसन्न हो तो समझना बात को, अगर गाय बहुत प्रसन्न है, गाय का परिवेश बहुत खूबसूरत है, गाय अपने आप को समझती है कि मैं माँ हूँ, तो उसके दूध में, दही में, घी में, गोबर में, पेशाब में, उसके रोम रोम में एनर्जी है। तो राजा दिलीप से गाय क्या कहती है नंदिनी कि हे राजन, मुझे दूध देने वाली गाय मत समझना, मैं प्रसन्न होने पर मनुष्य की सभी मनोकामनाओं को पूरा करने की सामर्थ्य रखती हूँ। सत्य तो ये है कि गाय माँ है, मैं गाय को माँ मानता हूँ, लेकिन गाय को माँ, गाय के नाम पर जो आज किया जा रहा है, मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता। कैसे? आज की तारीख में पिछले 1960 के बाद जब हमारे देश में मैकेनाइजेशन का युग आया, एक प्लानिंग थी, लोग कुछ भी दलील दें, लेकिन एक प्लानिंग थी कि तुम्हारी हिंदुस्तान की जो सनातन संस्कृति है उसको कैसे नष्ट किया जाए। कहने को तो यूँ कहा गया कि इससे सहूलियत होगी, खेती का काम आसान होगा, 10 घंटे का काम 1 घंटे में हो जाएगा। लेकिन मंशा जो पीछे थी, मंशा यही थी क्या कि वो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो हिंदुस्तान की हस्ती क्या थी? हिंदुस्तान की हस्ती थी हिंदुस्तान की कृषि संस्कृति। कृषि संस्कृति में बैल था, ट्रैक्टर खरीदना नहीं है, डीजल लेना नहीं है, जुताई का काम हो जाता है, बदले में भूसा खा लेता है, गोबर कर देता है, जो भूसा खाता है उसका गोबर दे देता है और वो गोबर खेत में चला जाता है, खेत की फर्टिलिटी बढ़ती है। इधर क्या हुआ मित्र, गाय अगर बछड़ा देती है तो बछड़ा तो सड़क पर है, और गाय दूध कम देती तो गाय भी सड़क पर है। अब अपने जीवन यापन के लिए दर दर की ठोकर खाने वाली गौ माता, अब आप कह रहे हो उसके मूत्र में ये वैल्यू है, उसके गोबर में ये वैल्यू है, तो हम तो यही कहेंगे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। आप अपने आप को सनातन संस्कृति का मान कैसे लेते हो? गाय का पहला उपहार था बैल, जो आपको खेती में मदद करता था, 0 बजट की खेती होती थी। गाय का दूसरा उपहार था दूध, जो आपके भोजन की वैल्यू को बढ़ाता था। और तीसरा उत्पाद, जैसे एक इंसान है, इंसान में अगर इंसानियत है तो उसके कर्म
मायने रखते हैं। अब कल को कोई कहे कि इंसान के मूत्र में ये गुण है, अरे कैसी बातें कर रहे हो। चलिए, मेरा विषय ये था कि सूक्ष्म जीवाणुओं का खेल। तो गाय के गोबर से जो जीवाणु निकलते हैं उनका काम वहीं ख़त्म, अब उनका कोई रोल नहीं है इस धरती पर। कैसे? चलिए, एक जगह आप गाय का गोबर जरा इकट्ठा करते रहिए 2 महीना, और उसको हल्की सी नमी भी बनाए रखिए। अगर गाय के गोबर में वो जीवाणु हैं जो गाय के गोबर को डिकम्पोज कर सकते हैं, तो फिर गोबर डिकम्पोज हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं होता। नहीं होता, आप करके देख लीजिए क्यों नहीं होता। क्योंकि गाय के गोबर में जो जीवाणु हैं वो जीवाणु स्टोमक तक में काम करने वाले थे, इस एनवायरनमेंट में उनका कोई रोल नहीं है। तो मैं जो जीवामृत बताता हूँ, जीवामृत का कॉन्सेप्ट सिंपल सा, जैसे एक उदाहरण और दे देता हूँ। आज जंगलों में 2%, 3%, 1.5% ह्यूमस है। जंगल में तो कोई गाय है नहीं, तो जंगल में ह्यूमस क्यों है? जंगल में गाय के गोबर के, गाय के पेशाब के जीवाणु भी नहीं है, वहाँ इतना ह्यूमस क्यों है? तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जैसे देश के बहुत सारे, धरती में से बहुत सारे हिस्से हैं जिन किसानों के पास गाय 100 साल से नहीं रही, लेकिन खेत उनका मजबूत है। और कुछ किसान ऐसे हैं जिनके पास गाय है लेकिन खेत उनका कमज़ोर है। तो जिनके पास गाय है उनका खेत तो मजबूत होना चाहिए था, क्यों नहीं है? जिनके पास गाय होंगी, गाय का गोबर भी खेत में डालते ही होगा, देर में डाले सवेर में डाले, कैसे भी डालता होगा। फिर खेत क्यों वीक क्यों है? वीक इसलिए है कि जब हम खेती में दीमक, मेरी फसलों में दीमक हानिकारक है, फसलों को वाइट ग्रब खा जाएगा, फसलों में सफ़ेद गिडार है, फसलों में फलाना अडमा का, ऐसे मतलब ज़मीन में बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट हैं जो हमारी फसलों को क्षति पहुंचाते हैं। इनको मारना है, मारने के लिए हमने इंसेक्टिसाइड डाले। अब जब एक इंसेक्टिसाइड दिखने वाले जीव को मार सकता है, तो ना दिखने वाले जीव को क्यों नहीं मारेगा? तो वो सारे जीवाणु यहाँ के नष्ट हो गए। अब जब ज़मीन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाभदायक जीवाणु नष्ट हो गए, तो देखिए क्या क्या खेल है। खेल कहाँ से शुरू होता है? खेती का खेल यहीं से शुरू होता है। मैंने बोला बिना सूक्ष्म जीवाणुओं के धरती पर कुछ नहीं है। आज जो आदमी भी बीमार है ना, आदमी कॉन्स्टिपेशन के शिकार हैं। क्यों शिकार हैं? क्योंकि उनका भी खाना पीना ऐसे ही हो गया। वो जाने कितना फास्ट फूड या जो रेडीमेड फूड, जो इसमें फूड प्रिजर्वेटिव, जिसमें प्रिजर्वेटिव मिलाए जाते हैं ताकि वो फूड मटेरियल ख़राब ना हो, वो प्रिजर्वेटिव मेरे शरीर में जाते हैं। प्रिजर्वेटिव का काम है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डेवलप ना होने देना। जाने अनजाने मैं जाने कितना प्रिजर्वेटिव खाता हूँ, तो मैं भी कॉन्स्टिपेशन का शिकार हूँ। इस ज़मीन में जो है नाना प्रकार का यही रसायन डाला जाता, तो ये धरती माता भी कॉन्स्टिपेशन का शिकार है। कॉन्स्टिपेशन का मतलब है जो चीज़ गई है वो पचे ना। जैसे मेरे शरीर में पचेगी नहीं तो लेट्रिन साफ नहीं होगी, ऐसे ही धरती माता में मैंने गोबर डाला, घास डाला, कूड़ा डाला, जो कुछ गिर गया जाने अनजाने वो पचता नहीं है। ना पचने का मतलब है कॉन्स्टिपेशन, और जहाँ कॉन्स्टिपेशन खराब हुआ बस खेल ख़त्म। तो मित्र, इस ज़मीन में लाभदायक जीवाणु होने चाहिए, और लाभदायक जीवाणु मैं मार रहा हूँ। अब ये सब कैसे हो रहा है? आप समझदार हैं। मैंने कई बार बोला किसान को समझने की ज़रूरत है कि खेती का मतलब क्या है। अगर आप नहीं समझोगे तो फिर दिक्कत होगी। तो ये मेरा जीवामृत है। मैंने बोला कि जीवामृत का आज विषय चल रहा, बहुत ढेर सारे कन्फ्यूजन है। हमको लोग फ़ोन करते हैं, कहते हैं सुशांत साहब अगर उसमें ट्राइकोडर्मा डाल दें तो, अगर उसमें बेस्ट डिकम्पोजर डाल दें तो, अगर उसमें ब्यूवेरिया डाल दें तो। हमने कहा पागल हो गए हो क्या? समझिए बात को। अगर हमारे देश के वैज्ञानिक ये बात को कहते हैं कि ज़मीन में ट्राइकोडर्मा, ब्यूवेरिया, माइकोराइजा, सूडोमोनास, एसेटोबैक्टर, एजेटोबैक्टर, ट्राइकोडर्मा ये डालना ज़रूरी है, इट मीन्स वो मान चुके हैं कि सॉइल में माइक्रोब्स नहीं हैं। जब ये मान चुके हो नहीं है, तो ये भी मान चुके हो कि ख़त्म कैसे हुए। ख़त्म हमारी दूषित कृषि प्रणाली के कारण हुए। हमने जो बेमतलब की रिसर्च की ना, बेमतलब की, उसके कारण ये पूरा सिस्टम जो है ना चोक हो गया।
तो एक तरफ तो आज भी आप जब दीमक लग जाएगी तो आप क्लोरोपाइरीफास सजेस्ट करोगे, फ्यूराडान, थिमेटेंजी, फोरेटेंजी। साथ में किसानों से ये भी कहोगे जीवामृत डालो। मतलब चोर से कहो चोरी कर, साहूकार से कहो जागते रहो। मैं किसान भाइयों से अनुरोध करता हूँ, खेती का विषय समझने का विषय है, और जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक आपकी गाड़ी कमाई पर लोग डकैती डालते रहेंगे। और वो डकैती सिर्फ आपकी जेब पर नहीं डल रही, वो डकैती डल रही है प्रकृति के वैभव पर। आपकी ज़मीन खराब हो रही है, ज़मीन के नीचे का पानी लुट रहा है, ज़मीन के ऊपर की बायोडाइवर्सिटी खराब हो रही है। अब ये प्रकृति रूपी जो माया, अगर इसको मैं लूट लूँगा तो कैसे काम चलेगा। तो मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि ज़मीन में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवाणु जंगल में मिलते हैं। और अगर कोई कहता है गाय के गोबर से निकलते, तो फिर मैं कहता हूँ भैंस के गोबर से भी निकलते हैं, ह्यूमन वेस्ट से भी निकलते हैं। चूँकि पाचन की क्रिया में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो सब बॉडी में एक जैसे हैं, ठीक है ना। तो मित्र, ये जीवामृत है। अब जीवामृत की कहानी क्या आपको मैं बताता हूँ, ज़रा देखिए आप। ये देखिए, ये जीवामृत है। अब इस जीवामृत की कहानी सुनो। मैं अक्सर बोलता हूँ मित्र कि ये जीवामृत सब कुछ नहीं है। अगर मुझे खेती में आनंद चाहिए, जीवन में आनंद चाहिए, मुझे स्वस्थ रहना हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का भाव लेके चलना हो, तो देखिए आप, जीवामृत ये करेगा क्या खेत में। अगर आप खरपतवारों को वीडीसाइड डाल के मार देते हो, फसलों के अवशेष बाज़ार में बेच देते हो, फेंक देते हो, जला देते हो, पशु पालते नहीं हो, और ये जीवामृत डाल रहे हो। प्रश्न ये, जीवाणु क्या करेंगे ज़मीन में। तो मैंने बोला ये जीवाणु पाचन का काम करते हैं। किसका पाचन करेंगे। जब हम जैसे हमने भोजन ही नहीं किया, अब मेरे बॉडी में कुछ जीवाणु हैं जो पाचन में सहायता करते हैं। जब मैंने भोजन ही नहीं किया तो वो जीवाणु क्या करेंगे, किसको पचाएंगे। ठीक इसी प्रकार ये जो जीवाणु हैं लाभदायक जंगल के, ये फंक्शन करेंगे जब ये बायोमास होगा। जैसे ये बायोमास रखा, देखिए ये घास फूस है, इसी खेत से निकलने वाला पदार्थ है। ये अगर है ढेर सारा खेत में, ये है और ये है, साथ साथ मॉइस्चर है, ज़मीन में नमी है। तो देखो नमी गर्मियों में तो हो नहीं सकती, और दिसंबर जनवरी फरवरी में अगर आपने ऐसी कोई क्रॉप बोई है जिसमें पानी लगाते तो नमी हो सकती है। अगर बरानी फसल है जहाँ बिना सिंचाई के खेती हो रही तो वहाँ भी नमी नहीं है। रूट के लिए जो नमी चाहिए उस नमी में जीवाणु काम नहीं करते। चूँकि क्रॉप की रूट को अगर 8-9% भी मॉइस्चर है तो उसका काम चल जाता है, लेकिन जीवाणुओं का जो ग्रोथ है, जीवाणुओं का जो फंक्शन है, 20% मॉइस्चर मिनिमम होना चाहिए। अब ये मॉइस्चर की कंडीशन केवल बनती है जुलाई, अगस्त, सितंबर में। तो सबसे ज़्यादा डिकम्पोजिशन का प्रोसेस, ह्यूमस बनने का प्रोसेस बरसात के दिन में होता है। तो ये मैं कहता हूँ अक्सर कि जब भी आप जीवामृत का प्रयोग करें तो रेनी सीजन में प्रयोग करें। क्यों कि अगर जीवामृत डाल के आपने चना बोया है तो अगर पलेवा की थी तो कुछ दिन तो नमी रही, कुछ दिन तो ये बैक्टीरिया ने कुछ फंक्शन किया, देन उसके बाद फंक्शन इनका स्टॉप, बंद हो गया। आप क्या करेंगे। तो किसान कहता साहब मैंने तो जीवामृत डाला था लेकिन हमें तो कोई रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन अगर ये जीवामृत आपने बरसात में डाला था, फसल बोई थी तो डाला था, नहीं बोई थी तो डाला था, तो बरसात में क्या हुआ, बरसात में 3 महीने में इन जीवाणुओं ने इतना भोजन बना दिया कि अब आपकी मिट्टी में कुछ ना कुछ अब फसलों के लिए बन चुका है। दूसरा, बरसात में जब जीवाणु जाते हैं और फंक्शन में रहते हैं तो उसी समय ये निगेटिव पैथोजन को किल करते हैं। आप जानते हैं संसार में परमात्मा ने जितना भी व्यवस्था बनाई है उसमें नाना प्रकार के जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं,
और सब एक दूसरे पर डिपेंड हैं। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ कि जब मेंढक हुआ करते थे तब मच्छरों का आतंक कम था। जब तितली मधुमक्खी थी तो पॉलिनेशन की क्रिया अच्छी हो जाती थी। जब चिड़ियाँ थी तो हमारी फसलों में इंसेक्ट नहीं लगते थे। इसी प्रकार जब सॉइल में बेनिफिशियल माइक्रोब्स होंगे तो नेगेटिव पैथोजिन जो क्रॉप में बीमारी फैलाते वो नहीं होंगे। तो मित्र, ये समझना है आपको। अगर ये आप इस किसी बात को ठीक से नहीं समझेंगे तो फिर जानते हो बाज़ार में आजकल क्या हो रहा। बाज़ार में तो बहुत सारे लोग किसानों को मूर्ख बनाने के लिए खड़े हैं। यानी ऐसे ऐसे सुगूफे बताते हैं, कोई एल्कोहल डलवा रहा फसलों में। मित्र, आप देख लीजिएगा, कोई खली डलवा रहा है, कोई एल्कोहल डलवा रहा है। कल एक परसों एक सज्जन दूध का स्प्रे, दूध मट्ठा घी का स्प्रे करवा रहे थे। किस पौराणिक कथा में लिखा है फसलों को दूध मट्ठा देना चाहिए? बल्कि हमने तो पढ़ा है कि मट्ठा डालोगे तो पौधा सूख जाएगा। मट्ठा जड़ में किसी पेड़ को सुखाने का काम करता है। लेकिन आज नई नई ईजाद हो रही हैं। मैं कह रहा हूँ जो व्यवस्था, उस व्यवस्था को समझो ना। व्यवस्था है क्या? व्यवस्था ये है कि इस माँ को खूबसूरत रखो। और माँ की खूबसूरती के लिए मैंने बताया कि ये घास फूस, गोबर, मल मूत्र डालिए। और जीवाणु चूंकि आपने मारे इसलिए डालिए, नहीं जीवाणु नहीं डालने थे आपको। जीवाणु तो थे माँ के अंदर। जैसे जब हम एंटीबायोटिक खा लेते हैं ना, उसके बाद फिर हमको भूख नहीं लगती, उसके बाद फिर खाना नहीं पचता है। क्यों? वो जो हैवी एंटीबायोटिक खाए ना, उसके कारण माइक्रोब्स जो मेरे शरीर में थे ना, चूँकि सिलेक्टिव तो है नहीं कि मलेरिया वाले को मारेगा, वो तो सबको मारता है। तो जैसे वीकनेस आती है एंटीबायोटिक खाने के बाद, वैसी ज़मीन में जब इंसेक्टिसाइड हैवी क्वांटिटी के डालते हैं खतरनाक, तो ज़मीन का भी हाजमा ख़राब होता है। तो चूँकि ज़मीन के जीवाणु मैंने डाले इसलिए मुझे खोज के लाना है। बायोमास मुझे देना ही चाहिए था, देना ही चाहिए था। ये नियम है, जो चीज़ जहाँ से लाए उसको रिटर्न कर दो। पहले तो लोटा लेके लोग खेत में शौच क्रिया के लिए जाते थे, फसलों के अवशेष पशुओं को खिलाते थे, तो अपना भी मल खेत में जाता था, पशुओं का मल भी खेत में जाता था। अब क्या हुआ साहब? अब अपना जो मल है वो तो सुलभ शौचालय में जा रहा है। और पशु पालते नहीं हैं, पालते हैं तो वो सड़क के किनारे फेंक देते हैं, पराली बेच देते हैं या आग लगा देते हैं। आप ये बताइए, डेवलपमेंट का कौन सा मॉडल है? जिस देश में लोग इतने नासमझ हो जाएं कि जिस धरती का खाते हैं उसी के बारे में इतनी ऐसी सोच हमारी हो गई। तो हमें प्राकृतिक खेती का नाम है सोच बदलना। प्राकृतिक खेती का नाम है अपनी सोच बदलना और इस मातृभूमि को कैसे जिंदा करना है, जैसे भी जिंदा हो सकती हो, जैसे भी इसका वैभव जो है खूबसूरत हो सकता हो, पिटवाओ। उतने काम करना कि ये माँ जिंदा रहे, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। मुझे उम्मीद है आपने बात समझी होगी। नमस्कार।